हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। आज एमसीक्यूज़ की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपको कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, कितने आपके सही हुए, इसके हिसाब से काम करेंगे। पहला प्रश्न है, ओरड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पवित्र पादप को, बी पवित्र जंतु को, सी पवित्र पर्वत को, डी पवित्र वन को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पवित्र वन को ओरड कहते हैं। दूसरा, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट और हेलोफाइट। इसका सही उत्तर है हेलोफाइट। ठीक है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल और सिंगापुर प्रोटोकॉल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नगोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? देखिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? इसका सही ऑप्शन होगा 17%। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? ठीक है, संकटग्रस्त आम, शीशम, सागौन, चंदन। तो संकट, इनमें से अगर संकटग्रस्त पूछता है तो चंदन, चंदन संकटग्रस्त है। छठवां, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के, ये ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन क्या कहलाते हैं? तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को अरण्यक, शोला, टेगा, सेल्वा। तो शोला कहते हैं, शोला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शोला करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सातवां, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक संख्या विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? वनस्पति एवं जंतुओं की सबसे ज्यादा विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में, अरावली में, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में। इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी घाट में। ठीक है, आठवां, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि द्वारा, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर को नष्ट होने के द्वारा, वर्षा द्वारा। तो जल प्रदूषण सबसे ज्यादा औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा होता है। ठीक है, जो भी उद्योगों से निकलने वाले पदार्थ होते हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा के बारे में आप तो इसको जानते ही होंगे। काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार, जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सी गैस है? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी, यानी कि वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। सही ऑप्शन इसका है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। 12वां, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान सीएफसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रस का है, मीथेन का है। देखिए, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, 6 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती है? जीवाश्म ईंधन दहन, प्राणियों का शोषण, ज्वालामुखी क्रिया, दलदली भूमियां। देखिए लगभग सभी ऑप्शन से ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन पूछ रहा है प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन दहन, यानी कि कोयला और पेट्रोल जलाने के कारण, है ना, जीवाश्म ईंधनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 14वां है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अल्पजीवी का मतलब कि जल्दी खत्म होने वाला, ठीक है। तो सबसे अल्पजीवी इसमें मीथेन है, ठीक ना, मीथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, अल्पजीवी पूछा था कि, तो उसमें मीथेन सही था। इसमें सर्वाधिक जीवन काल, सबसे लंबे समय तक कौन रहता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर CFC। तो सर्वाधिक जो लंबे समय तक बना रहता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? कहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है? नाइलॉन, सीमेंट, कपड़ा, कागज। सही उत्तर इसका नाइलॉन है, नाइलॉन से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी कि अभी इससे पहले हम नाइलॉन की बात कर रहे थे, तो नाइलॉन तो भाई मानव जनित है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकृति में कहाँ से निकलती है? मरुस्थलीय मिट्टियों से, या शीत कटिबंधीय मिट्टियों से, या शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियों से, या उष्ण कटिबंधीय मिट्टियों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय मिट्टियों से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? ठीक है, रासायनिक क्रिया से कौन बनता है इसमें से? मीथेन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन है CFC। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? कौन सा घरेलू उपकरण है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर और कूलर। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है कौन? एयर कंडीशनर, ठीक ना, AC, जिससे CFC निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता, सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकिरण है ना, इसका ऑप्शन नंबर A है विकिरण, रेडिएशन। B है मरुस्थली भवन, डेजर्टिफिकेशन। तीसरा है वनों को नष्ट करना, डिफॉरेस्टेशन। और चौथा है ग्लेशियर का निर्माण, ग्लेसिटेशन। देखिए सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वनों को नष्ट करना। वनों को नष्ट कर देंगे तो पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे हैं इस समय वो नष्ट हो जाएंगे ना, खतरा उनको। तो वनों को नष्ट करना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क देश की राजधानी है, ठीक है। 22वां, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? A, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। B, वनों से वर्षा होती है, वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं। और D है, वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। देखिए ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक ना, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूखा यानी कि ड्रॉट को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? सहायक कैसे होता है, ठीक है, मतलब कि सूखा की यहाँ बात कर रहा है। तो सूखा कब खत्म होगा, नियंत्रित कब होगा? जब वर्षा होगी, ठीक ना। तो पूछा है कि वन कैसे सहायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि तो सब सही है, लेकिन ध्यान दीजिए, वन जो है मृदा अपरदन भी रोकते हैं, इसमें जलीय पौधे भी मिलते हैं, है ना। वनों में भाई बहुत सी चीजें होती हैं। वन जल आवरण की भांति विकार भी करते हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, वनों से वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? ठीक है, कौन सा समुचित क्रम है? घास,
भेड़िया, हिरन, सर्प। खाद्य श्रृंखला का मतलब समझते हैं जो ऊपर से नीचे होती है, यानी कि घास, घास को खाता है भेड़िया और भेड़िया को खाता है हिरन। तो ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ से एलिमिनेशन भी किया जा सकता है कि कैसे, है ना। बी है जीवाणु, इसको घास, फिर घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है भेड़िया। लेकिन ये वाला टर्म गलत है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सी देखते हैं, घास, कीट, पक्षी, सर्प। यानी कि घास को खाता है कीट, कीट को पक्षी और पक्षी को सांप खाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला के समुचित क्रम का पालन कर रहा है, इसलिए यह सही है, ठीक ना। तो डी हमको देखना ही नहीं है। 24, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, एजोबैक्टर। बिल्कुल नाम याद रख लीजिएगा इसको। मृदा में उपस्थित रहने स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया, ठीक है, स्वतंत्र, एजोबैक्टर, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो होगा वो प्रश्न नंबर 25 है, एस्ट्रोसाइट क्या है, ठीक ना। एस्ट्रोसाइट क्या है, देखिए एस्ट्रोसाइट क्या है। हाल ही में खोजा गया एक क्षुद्रगामी ग्रह, नहीं ग्रह नहीं है, खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, एस्टेरॉइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं, यानी कि एक से अधिक पोषण स्तरों पर कौन से प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सही ऑप्शन इसका मछलियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं। 23.54%, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त ऐसा देश जहां कार्बन फैलता ही नहीं है, वो है स्वीडन। स्वीडन को याद रख लीजिएगा। जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसका जियो सिंक्रोनस यानी कि जियो एस सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है ना। टीवी आप देखते हैं, उसमें जो रिमोट होता है वो उससे, उसमें कोई बटन दबाने पर रेड या ब्लू जलता है, तो किस प्रकार की तरंगों का वो उपयोग करता है। वो इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान में किसके उत्पादन पर बल दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं मैंने उठाए हैं, आप जब पर्यावरण भूगोल का जो सीरीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जब उसको आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। हर एक टॉपिक मैंने वहां पर पढ़ा रखा है, ठीक है। वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। प्रश्न नंबर 32 है, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। 6 मीटर एक गहरा तालाब है, ठीक है, सही अनुक्रमण बताना है उसमें कि सही अनुक्रमण उसका क्या है, ठीक। पहला है निमग्न पादप, फिर शीड़, शाख, प्लावी, झाड़ी, वृक्ष। तालाब की बात ये है ही नहीं। बी प्लावी पादप, निमग्न पादप, प्लावी, प्लावी के बाद निमग्न को दिया है, ये गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद झाड़ी वृक्ष की बात पहले ही कर रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो जाएगा। जब तीनों गलत हो गया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लीजिए। निमग्न का मतलब डूबा हुआ, प्लाई मतलब उसके ऊपर, रीढ़ का मतलब उसके ऊपर, और उसके ऊपर शाख होता है, शाख के ऊपर झाड़ी, झाड़ी के ऊपर वृक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 की। एक पारितंत्र में
क्या होता है? पूछ रहा है एक पारितंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है, यानी कि उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। चूंकि यहाँ पर ई ए बी सी डी ई और एफ ऑप्शन दिया ही नहीं है, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं दिया ही नहीं है, तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है कि प्राथमिक जो उत्पादकों की संख्या होती है वो उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो बाकी बी सी डी हमको पढ़ना ही नहीं है, पहला ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 34 पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? अजीवित घटक यानी कि अजैविक घटकों में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है कि पदार्थों का चक्रण होता है? उपभोक्ता आते हैं उसमें, ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण होता है। ठीक है, देखिए अजीवित घटक की बात कर रही है, तो अजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है ना भाई। कोई चीज सड़ के गल जाता है, फिर वो मिट्टी बनता है, फिर कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है, तो जीवों की बात की जाना रही है, अजीवित घटक की बात की जा रही है। बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, ऊर्जा का प्रवाह अगर आप लगा देंगे तो वो जीवित का हो जाएगा बस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अजीवित के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद 35, चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ठीक ना, सकल उत्पादन, जैसे ही आप देखिए कि कोई भी इस टाइप का प्रश्न हो, सकल उत्पादन को सही मार दीजिएगा। ठीक है ना, कि अगर स्थिर की गई ऊर्जा को पूछ रहा है पूरे इकोसिस्टम में, तो वो उसका सकल उत्पादन पूछ रहा है। ठीक, इसको भी मैंने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की सीरीज में कवर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? अपघटक पूछ रहा है, इकोसिस्टम में अपघटक। ठीक है, इकोसिस्टम में अपघटक पूछ रहा है कि अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्म जीव को, उपयुक्त दोनों को, दोनों एवं बड़े जीव को। ठीक है, तो जीवाणु एवं कवक को और सूक्ष्म जीव को, ए और बी दोनों, तो उपर्युक्त दोनों को शामिल करते हैं इसमें। ठीक ना, बड़े जीव नहीं आते इसमें, ये बड़े जीव यहाँ दिया है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? चलिए भाई, भोजन श्रृंखला का सही क्रम ढूंढना है। गिरी हुई पत्तियां, इनको खाते हैं जीवाणु, और जीवाणु को खाते हैं कीट लार्वी, और कीट लार्वी को पक्षी, ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ से गलत हो गया ये। फिर अगला है फाइटोप्लैंक्टन, इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन को खाती है मछली, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे तो गलती मिलेगा। जैसे देखिए घास, घास को खाती है लोमड़ी, लोमड़ी घास थोड़ी खाती है, और लोमड़ी को खाता है खरगोश, बिल्कुल उल्टा का पुल्टा है। तो ऐसे ही सब पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? ध्यान दीजिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की पोषण स्तर पर जाते हुए ऊर्जा कम हो जाता है। ठीक, कौन सा नियम है? प्रथम नियम की द्वितीय नियम, यह है उस ऊर्जा गतिकी का द्वितीय नियम है ना, कि ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है, नेपेंथिस क्या होते हैं? नेपेंथिस देखिए, प्राथमिक उत्पादकों को नेपेंथिस बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों को नेपेंथिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक बांस का पौधा है, ध्यान दीजिएगा, एक बांस का पौधा है जो एक घने जंगल में उगता है, तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? एक बांस का पौधा घने जंगल में उग रहा है, तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? ठीक भाई, देखिए बांस क्या है, प्राथमिक चीजों में आता है, तो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, है ना, पोषण स्तर प्रथम में आएगा ये। अगला है, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, ये हो गया मोर। ठीक, मोर किसको खा रहा है? मोर खा रहा है सर्प को। ठीक ना, सर्प को खा रहा है मोर। और इंसेक्ट पौधों को खाता है, यहाँ पर कोई पौधा है और इसको कौन खा रहा है? इंसेक्ट खा रहा है। मोर सर्प को खाता है और सर्प इंसेक्ट को, यानी कि सर्प को यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो मोर क्या होगा?
ठीक है, यानी कि ये हो गया पौधा, इसको खा रहा है इंसेक्ट, और इंसेक्ट सर्प किसको खा रहा है, इंसेक्ट को, यानी कि सर्प हम यहाँ रखेंगे तो मोर यहाँ आ जाएगा, तो शीर्ष पे होगा, भोजन पिरामिड का शीर्ष। ठीक है, बिल्कुल शीर्ष पे आ जाएगा। देखिए भाई, एक ऐसे पिरामिड बनाएंगे, ये घासें हो गई, ये इंसेक्ट हो गया, इसके ऊपर सर्प आ गया, और सर्प कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है। वलूथ, लैंटाना, सर्पस, पिस्टिया, हाइड्रिला, वॉलवॉक्स। ये अंग्रेजी में दिया हुआ है सभी का। ठीक है, दूसरा है वॉलवॉक्स, हाइड्रिला नहीं, पिस्टिया हम देखेंगे इसमें। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट में भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोशेयर की अगर बात करें कहीं पर, है ना, नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा वैसे, हाइड्रोशेयर की बात करें और इसमें पौधों का सही अनुक्रम पूछे तो पिस्टिया को पहले याद रखिएगा। देखिए ऐसे ही पूछेगा आपसे, ठीक ना, तो पिस्टिया को पहले याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिस्टिया, वॉलवॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला और बलूत लैटाना सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, देखिए बलूत यहाँ भी दिया है अलग अलग, लेकिन नहीं, ठीक है ना, लैटाना लास्ट में आएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये प्रदान करता है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच से एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन पर ये दे दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नागरहोल, शेषाचलम और नल्ला मल्ला है तो दूसरे साइड में है, पढ़िएगा, मैंने पढ़ा रखा है उसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात अगर जेनेटिक आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आ गई, सीधे सीधे आप पर्यावरण में आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, पारितंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं। सामान्य बिल्कुल प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक ना, कि इकोसिस्टम एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, नहीं, ये सही परिभाषा नहीं। दूसरा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, ये भी सही नहीं। तीसरा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पारितंत्र की बिल्कुल करेक्ट परिभाषा ये है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे 47 की। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, यानी कि संयोजन किस जगह पर है, कहाँ पर, ये एक ही जगह है। ठीक ना, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, दक्षिण पश्चिम बंगाल में नहीं, सौराष्ट्र में नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती यानी कि सदाबहार, पतझड़ और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वन अगर एक जगह कहीं पर पाए जाते हैं तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, बिल्कुल सही है। सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा को कहीं पर आप देखिएगा समझ लीजिएगा सही है। ठीक है, नील गाय हर जगह देखी जाती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कश्मीरी महामृग भी देखे जाते हैं। ठीक ना, रीसस बंदर और सारस भी संकटाग्रस्त नहीं है।
ठीक। सिंह, पुच्छी, मेकाक, नीलगाय, हनुमान, लंगर, ये भी संगत हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा ये संकटापन्न जातियों में है, यानी कि इनके ऊपर संकट है, खतरा है, ये विलुप्त होने की कगार पे है। प्रश्न नंबर 49 है, न्यायिक कोशिका, सॉरी, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। ये क्या करता है? जैव डिंबनाशी का उत्पादन करता है, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण करता है, जंतुओं की जन्य क्लोनिंग करता है, या रोग मुक्त जीवों का उत्पादन करता है। ठीक है, देखिए क्या है, ये सोमैटिक सेल की बात कर रहा है, यानी कि कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जंतुओं की जन्य क्लोनिंग कराता है ये। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला है जीनोम संपादन, जीनोम एडिटिंग, दूसरा है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? mRNA अणुओं की, यानी कि मैसेंजर आरएनए जो होते हैं उनके अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ये बताता है। तो उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे उनका रिवाइज कर लीजिएगा। ये अभी पार्ट 1 था। ठीक है, पर्यावरण का, यानी कि पर्यावरण भूगोल का, इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी ही लाएंगे और इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें हम लेकर के आएंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। ठीक है, जिनके सबसे ज्यादा प्रश्न सही होंगे उनको मैं पिन करूंगा। धन्यवाद।